हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो इकोनॉमिक्स सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के सीरीज में हम लोग कवर करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसके तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको समझने के लिए आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाई करना होगा। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के अपलोडेड है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं। और ये सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल होना है, जैसे कि बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम होगा, बीएसएससी सीजीएल 4 बिहार दरोगा, बीएलसी यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल और बिहार विधानसभा, इन सब में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए ये कवर हो जाएगा। और जो लोग बीपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो इसके तहत, इस वीडियो के तहत पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर कर लिया है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा था और उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा था कि इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर दूसरे लेक्चर में हमने देखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और तीसरा लेक्चर ये बेसिकली 2 पार्ट में था, जिसमें हमने नेशनल इनकम को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रैक्टिस करके देखे थे। जीडीपी, जीएनपी, ये कैसे एक ही फॉर्मूला से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, वह सब कुछ हमने इसमें जाना था। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड वीडियोज अपलोडेड है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। उससे पहले हम लोग इकोनॉमी का कुछ बेसिक पॉइंट्स होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बेसिकली क्या है, मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, यानी उसे प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद उसका वितरण करते हैं, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसका फाइनली उपभोग करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन वांट्स। देखिए, एक वांट होता है और एक नीड होता है। नीड कहने का मतलब कि वो चीज़ हमें ज़रूरत है, और वांट कहने का मतलब वो चीज़ हम चाहते हैं। तो नीड, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया कि अगर आपको प्यास लगी है, आपकी प्यास सिर्फ पानी ही बुझा सकती है। लेकिन वही चीज़ है वांट, कि नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, पानी अवेलेबल है, लेकिन मैं क्या करना हूँ, पानी पीने के बाद भी मुझे क्या है, गर्मी का दिन है तो भैया मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, या फिर जूस चाहिए, या कॉकटेल चाहिए, या मॉकटेल चाहिए। तो वो हो गया वांट। तो इकोनॉमी के अंतर्गत सिर्फ ज़रूरत की वस्तुएं नहीं बनाई जाती, बल्कि जो आपको चाहिए, जो मार्केट में डिमांड है, वैसी वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले उस चीज़ का निर्माण किया जाएगा। निर्माण होने के बाद क्या वो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में थोड़ी रहता है, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब वितरण किया जाता है, वहाँ पे पहुँचाया जाता है जहाँ से हम लोग उसको खरीद सकते हैं। तो हम लोग फैक्ट्री से जाके कोई सामान तो खरीदते नहीं हैं, बल्कि हम लोग दुकान से ही जाके खरीदते हैं। और उसके बाद फिर वो फाइनली उस स्टेज में आता है जहाँ पे हम उसको खरीद के कंज्यूम करते हैं, यानी उपभोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी का बात करें, तो उसमें क्या है, बेसिकली 3 क्षेत्र होते हैं, या फिर किसी सेक्टर में, किसी इकोनॉमी में पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। वहाँ पे क्या है, फार्मिंग यानी खेती होती है। दूसरा एक फैक्ट्री होता है जो चीज़ों को बनाता है। और तीसरा आईटी सर्विसेज। तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है आईटी सर्विसेज। सेवा क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। तो किस किस प्रकार की इकोनॉमी है, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो मैंने 4 तरीके का इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन यहाँ किया है। सबसे पहला है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, यानी कि रिसोर्सेज के ओनरशिप के बेस पे किस किस टाइप का इकोनॉमी होता है। फिर विकास के आधार पर, यानी लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर। सेक्टोरल कंपोजिशन, यानी कि क्षेत्रीय संरचना के आधार पर भी बहुत सारी इकोनॉमी होती है। और सबसे लास्ट में जो अभी कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार हैं, जो कि मॉडर्न हैं और उभरती अर्थव्यवस्था हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला टाइप का हम लोग देखते हैं इकोनॉमी बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर बेसिकली 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। सबसे पहला हो गया कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। एक एक करके इन्हें हम समझते हैं। तो सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें मोस्टली जो स्वामित्व होता है वह कैपिटलिस्ट लोगों के पास होता है, यानी पूंजीवादी। तो पूंजीवादी कौन होते हैं, बिजनेसमैन। अब एक सरकार तो पूंजीवादी नहीं होती है, वह क्या ध्यान देती है, वेलफेयर पे, इक्वालिटी पे। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वह पूंजीवादी उन्हीं को ही कहा जाता है। तो संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। तो जो क्या बिजनेस कर रहे हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही ना हुए, निजी व्यक्ति हुए। जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उनकी जो कीमतें हैं
वह किस चीज़ पे डिसाइड होती है, आपके ज़रूरत के हिसाब से नहीं डिसाइड होती, बल्कि वहाँ क्या मांग है और क्या सप्लाई है, उस बेसिस पे जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उस चीज़ की प्राइसेस वहाँ बढ़ेगी। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की विशेषता है। तो यह लाभ कमाने की भावना प्रमुख होती है, यानी कि प्रॉफिट मोटिव यहाँ डोमिनेंट होता है। जाहिर सा बात है, जब बिजनेसमैन ही देश को चला रहे हैं, देश को चलाने का मतलब कि उसकी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें मोस्टली बिजनेसमैन ही है। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, सरकार कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बना के नहीं देती है, उसमें सारे बिजनेसमैन, प्राइवेट बिजनेसमैन ही बनाते हैं। तो वो क्या करेंगे, उनका मोटिव ही होगा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि एक बिजनेसमैन, आप भी अगर कुछ पैसे लगा रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं, कोई वस्तु बना रहे हैं, तब आप प्रॉफिट कमाने के लिए ही बनाइएगा, आप तो भलाई करने के लिए बनाइएगा नहीं। और इसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है या फिर नहीं के बराबर ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यूएसए का इकोनॉमी ले, तो वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल, गूगल, टेस्ला, ये सब क्या है, कोई सरकार, यूएसए गवर्नमेंट तो इसको ओन नहीं करती है, बल्कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर ही है। फिर दूसरा टाइप का अर्थव्यवस्था होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का कोई रोल नहीं होता। इसमें जो प्रमुख उद्योग हैं, यानी मेजर इंडस्ट्री है, वह राज्य के पास उसका स्वामित्व होता है। अब राज्य कहने का मतलब कि वो 28 राज्य नहीं, बल्कि यहाँ पे संदर्भ है एक नेशन से। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वही मेजर इंडस्ट्रीज का स्वामित्व उन्हीं के पास होता है। तो जब सरकार के पास उनका स्वामित्व है, मतलब कोई भी जो वस्तु और सेवाएं हैं सरकार ही बना रही है, उन्हीं के देख रेख में बन रही है, जो भी कंपनीज हैं वह गवर्नमेंट कंपनी है, वो कोई चीज़ बना रही है, तो जाहिर सा बात है प्रॉफिट मोटिव तो नहीं होगा। वो किस बेसिस पे उस चीज़ को डिलीवर करेंगे, तो समानता और कल्याण पर जोर देंगे। वो 10 रुपये का सामान बना रहे हैं, जो उनका कॉस्ट लग रहा है, तो वो हो सकता है 9 रुपये में उस चीज़ को बेच दें। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, 10 रुपया अगर लग रहा है तो वो मार्केट में उसको 15 रुपये में बेचेंगे, कंपटीशन के बेसिस पे, कि भैया उनको कंपटीशन भी तो देखना है कि बहुत सारे प्राइवेट पार्टीज सेम चीज़ बना रहे हैं, तो उनको मार्केट में सबसे अलग रहना है। लेकिन सरकार, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, जब सरकार ही सब कुछ करके दे रही है, तो वहाँ पे उस चीज़ की प्राइसेस जो है वो बहुत कम रहेगी, क्योंकि वह समानता और कल्याण पर जोर दे रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें क्या है, अगर आप अपने एरिया में ही देखते हैं तो उसका फ़ी कितना कम होता है, लेकिन सेवा जो है, उसमें जो एक्सपीरियंस है, फैसिलिटी है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह तो नहीं है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ये विशेषता होती है, और इसमें केंद्रीय योजना द्वारा उत्पादन नियंत्रित किया जाता है। तो यह केंद्रीय योजना द्वारा उत्पादन नियंत्रित होता है, मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो सरकार ही डिसाइड करती है, वो मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और तो वो चीज़ हम लोग प्रोड्यूस करें, वो प्राइवेट कंपनीज करती है। सरकार बस ये देखती है कि भैया उनको अगर ये चीज़ बनाना है, चाहे मार्केट में डिमांड रहे या ना रहे, तो ये चीज़ उनको बनाना है और वो बना देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसी देश है जहाँ पे सरकार फैक्ट्रीज और फार्म्स, यानी कि फैक्ट्री और खेत दोनों को कंट्रोल करती है। अब चलिए तीसरी टाइप का अर्थव्यवस्था हम लोग देखते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें दोनों तरीके का इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, यानी कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में होता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं। सरकार प्रमुख उद्योगों को नियंत्रित करती है, जो मेजर इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे आपका डिफेंस हो गया या फिर स्पेस मिशन हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब मेजर इंडस्ट्रीज हैं, तो वो सरकार के ही पास रहती है। तो इसमें लाभ और सामाजिक कल्याण का मिश्रण होता है। अगर प्राइवेट बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं तो जाहिर सा बात है वहाँ लाभ होगा, और सामाजिक कल्याण, सरकार इन्वॉल्व है तो सामाजिक कल्याण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग लीजिए, बिहार में अगर आप लोग रहते हैं तो यहाँ पे आपको बिजली सप्लाई कौन करती है, सरकार नहीं करती, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी है BSPSCL, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये सप्लाई करती है। लेकिन इसका मेजर कंट्रोल जो है, मेजर शेयर जो है, वह बिहार सरकार के पास है, क्योंकि ये अगर सपोज करिए 15 रुपये में ये बिजली प्रोड्यूस कर रही है, 15 रुपये पर यूनिट, तो ये इतना चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार सरकार का कंट्रोल है। वह इसमें क्या कर रही है, बीच में हस्तक्षेप कर रही है, इनको प्रोत्साहित भी कर रही है कि आप प्रोडक्शन करिए। अब भैया कोई क्यों कम दर में प्रोडक्शन करेगा जब तक उनको प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है आपको ये 15 रुपये में ही यूनिट पड़ेगा, लेकिन आप कस्टमर को जो चार्ज करिएगा वो 5 रुपये पर यूनिट ही, बाकी का जो डिफरेंस हो रहा है 10 रुपये पर यूनिट, वो हम आपको पे करेंगे, लेकिन कस्टमर से आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से हॉस्पिटल्स और स्कूल का भी आप एग्जांपल लीजिए, जहां प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, वहीं सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल्स भी हैं। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी का हम लोग एग्जांपल एक और ले सकते हैं, इंडियन रेलवेज।
तो इंडियन रेलवेज में क्या है, मोस्टली ट्रेन वहाँ सरकार द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके फेयर जो है यानी कि टिकट का जो कॉस्ट है वो एकदम मिनिमल रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जैसे वंदे भारत, वो 100% एक प्राइवेट रेल है। उसमें क्या है, एक एक्सपीरियंस दिया गया कि लोग अगर चाहते हैं कि रेलवे को एक अच्छा तरीका से एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको इतना पे करना होगा। अब ये मजबूरी थोड़ी है आपको कि नहीं आपको उसी से ट्रैवल करना है, वो तो एक चॉइस है। आप चाहते हैं अगर आपका इनकम लेवल उतना है तब आप वो पे करके उसको ये कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए तो आपका सरकारी ट्रेन तो है ही। ठीक उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, रोड ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो सरकारी बस भी है, वो आप 5 रुपये में या 10 रुपये में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं भैया मुझे उस भीड़ भाड़ में नहीं ट्रैवल करना, तो वहीं पे ओला और ऊबर कैब है, उसको आप लोग पे करके 200-300 रुपया अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग ये सब उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी की ही एग्जाम्पल है। अब दूसरा टाइप का हम लोग देखते हैं विकास स्तर के आधार पर, यानी कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट। कोई नेशन, कोई अर्थव्यवस्था कितना विकसित है, उस बेसिस पे 3 टाइप के अर्थव्यवस्था होते हैं। सबसे पहला है डेवलप्ड, दूसरा होता है डेवलपिंग यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है अंडर डेवलप्ड यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहला टाइप का हम लोग देखते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। सेशन में आप लोग को मजा आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा दें। तो डेवलप्ड इकोनॉमी यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उच्च प्रति व्यक्ति आय होता है, यानी कि हाई पर कैपिटा इनकम होता है। तो ये पर कैपिटा इनकम कैसे फाइंड किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, पर कैपिटा इनकम बराबर क्या होता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तो नेशनल इनकम हमने देश का निकालना सीखा था, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे पूरे देश के पॉपुलेशन से, तब पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति एक साल में कितना पैसा कमा रहा है, वह पर कैपिटा इनकम कहलाता है। ऐसी टाइप की अर्थव्यवस्था में उन्नत तकनीक होती है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और हाई लिविंग स्टैंडर्ड होता है, यानी कि जीवन स्तर जो होता है काफी उच्च होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ देश देख लेते हैं, जापान, इसमें जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं, फिर कनाडा हो गया, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ये सब डेवलप्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। अब दूसरा है डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो पर कैपिटा इनकम है वह बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं रहता, हाई नहीं रहता, और बहुत लो नहीं रहता, मीडियम पर कैपिटा इनकम होता है। जो एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होता है जितना इनकम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकरण, वह एक प्रोग्रेस में होता है, मतलब अभी उसको विकसित करने में टाइम है, लेकिन वह ट्रैक पे है। और बढ़ती आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जैसे रोड्स, बिल्डिंग, स्कूल्स, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब चीज़ जो है धीरे धीरे वह ट्रैक पे है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा देश भारत, इसमें आईटी सेक्टर जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, स्मार्ट सिटीज़ बनते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही दर्शा रहा है, ये टेक्नोलॉजी को दर्शा रहा है। बाकी और कुछ देश देख लेते हैं जो विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और इजिप्ट। और भी बहुत सारी इकोनॉमी हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, उस पर रिसर्च करिएगा कि कौन कौन से डेवलप्ड इकोनॉमी है और कौन कौन सी डेवलपिंग इकोनॉमी है। ये सब देखिए आपको काम कब आएगा, जब आप न्यूज़ पढ़िएगा, करंट अफेयर पढ़िएगा, तब आपको ये सब अच्छे से क्लियर होगा। बजट जब आप पढ़िएगा तब आपको ये सब चीज़ रिलेट करने में बहुत ही मदद मिलेगा। आज से पहले आप लोग बजट बस याद करते थे, लेकिन जैसे ही ये सब कंसेप्ट आपने पढ़ा, अब देखिए बजट पढ़ने में आपको कितना मजा आएगा। तीसरा टाइप का इकोनॉमी होता है अविकसित अर्थव्यवस्था यानी कि अंडर डेवलप्ड। इसमें जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ही कम होता है, आधारभूत संरचना बहुत ही कमजोर होती है, और गरीबी वहाँ बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ देश हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सोमालिया, जैसे वहाँ की सड़कें जो हैं बहुत ही खराब हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एकदम कमज़ोर है, मतलब वो है इंडस्ट्री लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रही है। बांग्लादेश, नेपाल, कंबोडिया, म्यांमार, साउथ सूडान, पाकिस्तान, ये सब क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का उदाहरण है। अब आइए अगला टाइप का हम लोग देखते हैं इकोनॉमी, जो क्षेत्रीय संरचना के आधार पर है, जैसे कि वह अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का ज़्यादा वर्चस्व है। जैसे एग्रेरियन इकोनॉमी यानी कि कृषिगत अर्थव्यवस्था, वहाँ पे कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है। जैसे अगर हम लोग ग्रामीण भारत की बात करें तो वहाँ पे मुख्य व्यवसाय के तौर पे लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, वहाँ बिजनेस नहीं करते हैं गाँव में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। अधिकतर जनसंख्या खेती पर ही निर्भर रहती है। फिर दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट करता है, यानी कि वह प्रमुख होता है, मोस्टली लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही जुड़े हुए होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाइना।
चाइना में खेती से ज़्यादा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, वो हर पिन टू प्लेन वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इस टाइप की इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ज़्यादातर हमें शहर में देखने को मिलती है। जैसे अगर हम लोग भारत की ही बात करें तो शहर में खेती करने लायक तो ज़मीन ही नहीं बचा, तो लोग क्या करेंगे? वहाँ पे इंडस्ट्री कुछ ना कुछ विनिर्माण करेंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं सर्विस इकोनॉमी। तो यह सेवा क्षेत्र जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है। अब कैसे ये सबसे बड़ा योगदान देता है तो आगे की स्लाइड में हम लोग समझेंगे। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आईटी हो गया यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, पर्यटन, ये सब प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ये सब कुछ बनाती नहीं है बल्कि सेवा प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं बेंगलुरु, ये क्या है? इंडिया का आईटी हब है। अब चलिए अगला टाइप का इकोनॉमी हम लोग देखते हैं जो आधुनिक और उभरती अर्थव्यवस्थाएं के प्रकार है। ये मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था, इसको देखिए बहुत ही मजा आएगा ये समझने में। सबसे पहला है आपका गिग इकोनॉमी। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो हाल ही के दिन में एक न्यूज़ सुना होगा कि 31 दिसंबर को पूरे ऑल ओवर नेशन यानी पूरे भारत में जो गिग वर्कर्स हैं वह स्ट्राइक पे थे, यानी कि वह हड़ताल पे थे। तो कौन होते हैं ये गिग वर्कर्स? गिग इकोनॉमी क्या होती है पहले हम लोग उसे समझ लेते हैं। तो गिग इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अल्पकालिक या फिर फ्रीलांस नौकरियां होती हैं। तो ये अल्पकालिक कहने का मतलब कि कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कि अगर आप कैब चला रहे हैं तो कैब ड्राइवर वो एक फिक्स नहीं है, आपका आज काम कर रहा है, करने का आप कर रहे हैं, कल आप चाहिए तो उसको छोड़ सकते हैं। रैपिडो जो आपने सुना होगा, रैपिडो सर्विस भी आपने अवेल किया होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने जाते हैं तो वो रैपिडो ही हायर करके, क्योंकि फिर कहाँ वो बस ऑटो लेके जाएंगे, रैपिडो सबसे बढ़िया साधन है अगर किन्हीं को ट्रैवल करना है तो। फिर जोमेटो डिलीवरी बॉय, वो क्या है, आज कर रहे हैं, कल वो चाहे तो कोई और भी काम कर सकते हैं। और दिन में हो सकता है वो जोमेटो डिलीवरी बॉय हैं और शाम में वो कोई और काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म है और फ्रीलांस नौकरी है। इसमें कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया ओला, उबर ड्राइवर, स्विगी, जोमेटो डिलीवरी पार्टनर, ये सब गिग इकोनॉमी के। मैं टीचर हूँ, मुझे अगर किसी इंस्टीट्यूट में बोला जाए कि सर आप 2 घंटा एज गेस्ट लेक्चर कोई सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, इकोनॉमिक्स से पढ़ा दीजिए, तो वो क्या होगा? एक गिग इकोनॉमी का ही एग्जाम्पल होगा और मैं गिग वर्कर हूँ। दूसरा है ग्रे इकोनॉमी। तो इसमें देखिए कानूनी गतिविधियां होती हैं लेकिन सरकार को उसका रिपोर्ट नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? सरकार के पास उसका रिपोर्ट क्यों नहीं रहता? क्योंकि वहां पे टैक्स पेमेंट नहीं होता। जैसे छोटे दुकानदार होते हैं, कोई भी वस्तु बेच रहे हैं वह कैश में बेच रहे हैं, अगर ऑनलाइन में बेचेंगे, इसीलिए आपने देखा होगा, खैर अब तो सभी कोई ऑनलाइन एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन का भी कुछ लिमिट होता है लेकिन मोस्टली बड़ा अमाउंट रहता है वो कैश में ही डील करते हैं, क्योंकि वह बिना बिल के दे रहे हैं। अगर वो बिल प्रोवाइड करेंगे यानी कि उनको टैक्स पे करना होगा, इसीलिए ये ग्रे इकोनॉमी का उदाहरण है। फिर है अगला ब्लैक इकोनॉमी। तो जैसा कि नाम हो रहा है ये ब्लैक, इसका मतलब ही होता है कुछ अवैध गतिविधियां और उसमें टैक्स का चोरी होता है। अब अवैध गतिविधि है तो टैक्स का चोरी होगा ही। अब कोई ज्वेलरी शॉप है, वह 5 किलो सोना ऑन पेपर मंगा रहे हैं और 1 किलो सोना वो ऑफ पेपर, मतलब बिना पेपर के। तो बिना पेपर का कहने का मतलब कि उनको टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, उनका पैसा बचत हो रहा है, वो सरकार की नज़र से दूर है। तो वो सब क्या हो गया? टैक्स की चोरी हो गया, गोल्ड का स्मगलिंग हो गया, छोटे लेवल पे या फिर बड़े लेवल पे, वो सब ब्लैक इकोनॉमी हो गई। फिर डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मोस्टली या फिर 100% जो होता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीक पर ही आधारित होती है। उसमें जो भी पेमेंट्स, ट्रेड जो होता है, लेन देन, वह सिर्फ डिजिटली यानी कि ऑनलाइन पेमेंट्स ही होता है। जैसे कि अगर रिसेंट आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश है जो वर्ल्ड का सबसे पहला इकोनॉमी बना है जो कि फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी है। वहाँ पे 99% अगर बोला जाए ट्रांजेक्शन जो है वह कैशलेस ही है, मतलब कि आपको ऑनलाइन ही करना है। वह उस देश का ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन ही है। ये रिसेंट का ही न्यूज़ है, 1-1.5 महीना पहले का। फिर अगला इकोनॉमी है ग्रीन इकोनॉमी। तो ये पर्यावरण अनुकूल और सतत वो डेवलप कर रही है, लेकिन उसमें कोई भी जो कार्य हो रहा है, जैसे कि अगर उसमें मेगावाट्स बिजली का ही अगर हम लोग कैपेसिटी को बढ़ाएं तो वो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वह किस माध्यम से बढ़ाया जा रहा है? तो वह सस्टेनेबल फॉर्म में। थर्मल पावर प्लांट वह नहीं बैठाया जा रहे हैं बल्कि वहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी का उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे सोलर पार्क्स उसमें बैठाए जा रहे हैं। तो सोलर पार्क्स कहने का मतलब कि वह सोलर पैनल के माध्यम से उस चीज़ को यानी कि मेगावाट्स को बढ़ाया जा रहा है। अब अगला है ब्लू इकोनॉमी। तो इसमें समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, वहाँ पे मोस्टली जो लोग रहते हैं वह समुद्र पे डिपेंडेंट होते हैं। ब्लू इकोनॉमी कहने का मतलब फिशरीज वगैरह ही कर रहे हैं। तो वो जैसे उदाहरण के तौर पे केरला में हम लोग देखें तो वहाँ पे मत्स्य पालन ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं कि वो उसका हनन कर रहे हैं, वो उसको सस्टेनेबल यानी कि सतत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। किसका? समुद्री संसाधनों का।
फिर आइए यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो देखिए अर्थव्यवस्था जो है वो बेसिकली किस क्षेत्रों में बांटा जाता है, उन किस प्रकार से बांटा जाता है, तो उनके गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर उनको अलग अलग क्षेत्र में बांटा जाता है कि कौन सी गतिविधियां की जा रही है। जैसे इसे हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, बेसिकली 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। विस्तार से इसको समझते हैं। अगर सेशन में मजा आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा दें। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वे गतिविधियां शामिल होती हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज का सीधा उपयोग या फिर दोहन किया जाता है। इसमें हम लोग किसी और चीज को मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि नेचुरल चीजों को ही इस्तेमाल करते हैं, उसी से हम लोग खनन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये उद्योगों को कच्चा माल देता है। उद्योग कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रीज में। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमें चीनी बनाना, तो चीनी डायरेक्ट वो थोड़ी बन जाता है, वो कच्चा माल के लिए क्या इस्तेमाल करेगा, गन्ना यानी कि शुगर केन। तो वो हम लोग कहाँ से मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र से ही मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कैसे है प्राथमिक क्षेत्र, तो जैसा कि हमें पता होगा भारत का मोस्टली पॉपुलेशन लगभग 65 to 70% वह ग्रामीण इलाकों में निवास करता है। और इस पॉपुलेशन का भी मोस्टली जो पोर्शन है वह किस चीज पे डिपेंडेंट है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ग्रामीण इलाका, ग्रामीण भारत मोस्टली किस चीज पे डिपेंडेंट है, तो वह खेती पे डिपेंडेंट है यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस पे। तो वहां पे खेती होती है, तो खेती वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में ही। और ये भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। अब इतनी बड़ी आबादी खेती में जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है, तो वो क्या करेगी, रोजगार का भी सबसे बड़ा स्रोत होगी। जब आप लोग बजट देखिएगा तो उसमें आप ये देखिएगा कि मोस्टली पॉपुलेशन जो है वह इसी से जुड़ी हुई है प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन अगर जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान, जीडीपी में क्या है, मॉनेटरी वैल्यू देखा जाता है, सबसे ज्यादा योगदान है वह इसका नहीं बल्कि टर्शियरी सेक्टर का यानी सेवा क्षेत्र का। इसमें कुछ मुख्य गतिविधियां होती है, एग्रीकल्चर यानी कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन, माइनिंग यानी खनन, वानिकी, डेयरी, दुग्ध उत्पादन, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर में। अब आइए दूसरा हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। तो यह ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वे गतिविधियां आती हैं जिनमें कच्चे माल को तैयार या फिर अर्ध तैयार वस्तुओं में बदला जाता। तो इसमें जो कच्चा माल हमें मिला, जो गन्ना हमें मिला, उसमें हमने क्या किया, शुगर बनाया सेकेंडरी सेक्टर में, वो हम लोग किसी फैक्ट्री में ही बनाएंगे। अब वो हो सकता है वह फाइनल गुड हो गया, किसी जगह पे गया तो वो फाइनल गुड हो गया, या फिर किसी और जगह गया तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो वह अर्ध तैयार ही, सेमी फिनिश गुड्स उसको बोलते हैं। ये क्या करता है, कच्चे माल में मूल्य जोड़ता है यानी कि वैल्यू ऐड करता है। तो हमने जीडीपी पढ़ा था, उसमें नेशनल इनकम वैल्यू एडिशन मेथड हमने देखा था कि गेहूं है, गेहूं में वैल्यू ऐड कैसे किया जाता है, उसको आटा या मैदा बना के फिर उसको पैकिंग करके उसके आगे फिर उसमें वैल्यू एडिशन होता है। तो ये क्या कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में जो कच्चे माल मिले हैं उसमें ये वैल्यू ऐड करता है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। अब इंडस्ट्री कैसे डेवलप करेगी, जब प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग रहेगा तभी तो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो है वह भी स्ट्रांग होगा, उसको भी काम मिलेगा और ये बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है। सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में ही रोजगार नहीं है बल्कि सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा रोजगार है। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि बिहार में इंडस्ट्रीज कहाँ है, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की अलग अलग नीति लाई जा रही है। इसमें मुख्य गतिविधियां क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण, प्रसंस्करण कहने का मतलब प्रोसेसिंग, तो एक चीज से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब दूध को पनीर में बदलना, तो वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करेंगे बल्कि उसको प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग में करेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण हो गया, पावर जनरेशन, बिजली उत्पादन, ये सब भी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। फिर तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं या फिर सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं। इसमें कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं, जो लोगों को सेवाएं देती है और प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रों को भी यह सहायता देती है। सिर्फ सेवाएं नहीं देती है बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी यह सपोर्ट करती है। भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान इसी का है, टर्शियरी सेक्टर का। अगर हम लोग जीडीपी, जैसा कि मैंने बताया था, जीडीपी क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक टेरिटरी के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में, वो मॉनेटरी वैल्यू है। तो मॉनेटरी वैल्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है तो टर्शियरी सेक्टर का ही। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो उद्योग और कृषि को समर्थन देता है, इंडस्ट्री को भी ये समर्थन देता है और कृषि को भी। अब जैसे कि ये कृषि और उद्योग को कैसे समर्थन देता है, बिहार में गन्ना बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री यूपी में है, तो बिहार से यूपी तक वो गन्ना जाएगा कैसे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही, बस के थ्रू या ट्रेन के थ्रू। तो वो क्या है, ट्रेन या बस क्या है, एक तरीके का सर्विस है
ये टर्शियरी सेक्टर है। तो ये प्राइमरी सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहा है और जीवन स्तर सुधारता है। तो सिर्फ इसमें ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, बहुत तरीके का है, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन यानी संचार जो हम लोग अभी इंटरनेट और 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज, टूरिज्म यानी पर्यटन, व्यापार हो गया, IT सर्विसेज, ये सब क्या है टर्शियरी सेक्टर। ये क्यों इतना ज़्यादा जीडीपी में इसका योगदान है कि IT सर्विसेज के कारण, जैसे USA के जो मोस्टली जो कंपनीज के कॉल सेंटर हैं वो इंडिया में ही है, क्योंकि एक कॉल सेंटर में अगर एक एम्प्लॉय को अगर यहाँ पे वो 20,000 में मिल रहे हैं 20K में, वही USA में वो काम करने के लिए उनको हो सकता है 1 लाख रुपए पे करना पड़े। तो वो लोग देख रहे हैं कि भैया हमें जब सस्ते यहाँ मैन पावर मिल रहा है तो हम लोग इंडिया ही में वो सेक्टर को क्यों ना दे दें। तो मोस्टली कॉल सेंटर्स इसीलिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इंडिया में, इसीलिए सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा GDP में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। उदाहरण के तौर पे इसे हम लोग इमेज से समझ सकते हैं तीनों सेक्टर का। जैसे ये गेहूं है, गेहूं हम लोग कहाँ उगा रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर ये कहलाएगा। उसके बाद ये गेहूं जाता है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, वहां जाके उसको क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाए, बिस्किट बनाया जाए, केक बनाया जाए। तो यहाँ हमने ब्रेड बनाया, ये क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण। अब ये ब्रेड बन गया तो ये ब्रेड बनने के बाद बिकेगा कहाँ, तो एक बेकरी में बिकेगा, किसी दुकान में ही। तो हम लोग यूजुअली बेकरी में ही जो ये ब्रेड होता है, केक होता है, हम लोग बेकरी से ही खरीदते हैं। तो ये टर्शियरी सेक्टर का उदाहरण हो गया, यानी कि सर्विस सेक्टर का उदाहरण हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अलावा भी और भी सेक्टर्स होते हैं। तो वही हम लोग यहाँ देखते हैं एडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। एक एक करके इन्हें अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि संगठित क्षेत्र। देखिए ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें वे उद्यम आते हैं, वे ऐसे एंटरप्राइज आते हैं जो सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं, यानी वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और लेबर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि श्रम कानूनों का पालन करते हैं। अब कोई कंपनी का उदाहरण ले लीजिए, तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होगी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड रहेगी। सबसे पहले वो सरकार की नज़र में आ गई कि उसको बिजनेस करना है। फिर वह कुछ टैक्स का ये रजिस्ट्रेशन करवाएगी, जैसे GST लाइसेंस लेगी, GST नंबर वगैरह लेगी, सरकार की नज़र में फिर आए। फिर वह एम्प्लॉयज़ रखेगी, तो उसको लेबर लॉज के तहत रजिस्टर करना होगा कि हाँ आप लेबर रख रहे हैं, तो उनमें लेबर को मिनिमम क्राइटेरिया जो देना होगा, मिनिमम सैलरी है, वर्किंग आवर, वर्किंग कंडीशन, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करना होगा। वो होता है संगठित क्षेत्र में। एग्जाम्पल के तौर पे सरकारी नौकरी, आप जो भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं उसमें बेसिकली क्या है, एक पहले एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें जिस भी लेवल पे हायरिंग हो रही है उस लेवल के लिए एक सैलरी डिसाइडेड होता है, जैसे लेवल 4 हो गया, लेवल 5 हो गया, लेवल 7, लेवल 9, हर पोस्ट के लिए एक अलग अलग टाइप का पे लेवल है। फिर उसमें अतिरिक्त फीचर्स होते हैं, जैसे DA हो गया, HRA हो गया, PF हो गया, ये सब चीज़ रहता है। ये सरकारी कंपनी की बात हो गई। उसके बाद बड़ी कंपनियों के कर्मचारी जैसे TCS, इन्फोसिस, बैंक कर्मचारी, चाहे प्राइवेट रहे चाहे गवर्नमेंट रहे, उसमें क्या है, ये सब कुछ आप अगर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, आपको इस दिन से ज्वाइन करना है, ये सैलरी रहेगा, इतना वर्किंग आवर रहेगा, इतना छुट्टी मिलेगा, ये सब कुछ। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में आप काम कर रहे हैं तो आपको आज काम कर रहे हैं और कल आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। वो अगर आपको उनको उस कंपनी से निकालना है तो 1 महीने का नोटिस देते हैं, तब जाके आपको ये उस कंपनी से निकाला जाता है, वो भी आप ब्लंडर करते हैं तब। दूसरा है असंगठित क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र होता है, बेसिकली इसमें छोटे कार्य आते हैं जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते, और वो जब सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी तरीके का लेबर लॉ क्यों मानेंगे, जब वो लेबर लाइसेंस लेंगे ही नहीं तो, और जिनमें नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होती, तो सरकार की नज़र में नहीं है, लेबर लॉ, उन्होंने लेबर लाइसेंस नहीं ले रखा है, तो उसमें नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होगी। जैसे कोई चाय दुकान हो गया, छोटा मोटा चाय दुकान की बात कर रहा हूँ। अब अभी करंटली जो डॉली चाय वाला है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। डॉली चाय वाला तो खैर अब फ्रेंचाइजी दे रहा है, वो पूरा सरकार की नज़र में पूरा रजिस्टर्ड हो गया, कंपनीज एक्ट के तहत उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। भी तो वो फ्रेंचाइजी दे रहा है, उस पर रॉयल्टी आपको पे करना होगा। लेकिन एक छोटे चाय दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 3-4 स्टाफ काम कर रहे हैं। वो हो सकता है आज काम कर रहे हैं, शाम में उनको बोल दिया जाए कि कल से आपको काम पे आने की जरूरत नहीं है किसी भी कारणवश। तो ये चीज़ है, उसमें किसी तरीके का कोई PF वगैरह ये सब नहीं रहता, वर्किंग कंडीशन भी उसमें नहीं डिफाइंड रहता है। गंदा संदा जगह पे काम करते हैं, ना प्रॉपर उनको सैलरी दिया जाता है, कई जगह 2,000-3,000 इस तरीके से उनको सैलरी मिलता है। काम पूरे दिन भर का लिया जाता है लेकिन सैलरी भी उस हिसाब से नहीं दिया जाता। वो सब क्या है, असंगठित क्षेत्र, सरकार की नज़र में नहीं है,
उदाहरण के तौर पे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी कि निर्माण मजदूर जो होते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स जो घर में काम करते हैं, या फिर छोटे दुकानदार। फिर है पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र, और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र। तो पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन में होता है, जैसे इंडियन रेलवेज हो गया, ओएनजीसी, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बीएसएनएल। ये सब क्या है? सरकारी कंपनी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये बीएसएनएल जो है ये पब्लिक सेक्टर है, ये बैंक जो है पब्लिक सेक्टर है, वो प्राइवेट सेक्टर है। वही चीज यहाँ समझाया जा रहा है। जो उसमें मोस्टली जो चीज है कंट्रोल किया जाता है, उसका स्वामित्व और प्रबंधन वो सरकार के द्वारा ही होता है। फिर दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें कोई निजी क्षेत्र व्यक्ति है या फिर निजी कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन में होता है। कोई जैसे प्राइवेट बैंक है, हालांकि उसको रेगुलेट कर रही है आरबीआई, लेकिन वह किसी बिजनेसमैन का ही यूनिट होता है, वही उसका सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, ये सब कितनी भी बड़ी कंपनी है, लेकिन ये सब प्राइवेटली ओन्ड है। इसके शेयर होल्डर्स जो इसके मालिक होते हैं वही इसका मैनेजमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने देखा 3 प्रकार के सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी देखा अलग अलग प्रकार के। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू हम लोग कंडक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किन 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को मिलाती है? मतलब यहाँ क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है बेसिकली उसमें किस किस प्रकार के इकोनॉमी का फीचर्स होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी और समाजवादी। जैसा भारत है उसमें पूंजीवादी भी, कैपिटलिस्ट भी है, प्राइवेट प्लेयर्स भी है, तो वहाँ सरकार भी है कंट्रोल करने के लिए। दूसरा है, कौन सा क्षेत्र सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है? वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऐसी गतिविधियां होती है जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में द मेन मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इज, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण? नहीं। लाभ? तो ये इसका राइट आंसर होगा। समानता तो होती नहीं, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती है। और सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता। तो आप एक बिजनेसमैन को क्या इससे मतलब है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने या नहीं बने? तो ये भी नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है, यानी कि टर्शियरी सेक्टर का वो एग्जाम्पल है? कोल माइनिंग, तो ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर का। गेहूं की खेती, ये भी प्राइमरी सेक्टर का। कार निर्माण, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण है। बैंकिंग सर्विसेज, ये टर्शियरी सेक्टर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सरकार यह तय करती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए उत्पादन होगा, यह किस अर्थव्यवस्था में होता है? सब कुछ सरकार ही डिसाइड कर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कमांड इकोनॉमी, यानी कि आदेशात्मक अर्थव्यवस्था। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसी में एक और फॉर्म होता है जो पूरा पूरी उसमें सरकार का ही कंट्रोल होता है, कमांड इकोनॉमी उसको बोलते हैं। उसमें सरकार ही हर कुछ डिसाइड करती है। जैसे चाइना, तो चाइना एक कमांड इकोनॉमी का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्षेत्र कच्चे माल में मूल जोड़ता है, यानी कि वो रॉ मटेरियल्स में वैल्यू ऐड करता है? तो हमने इसको एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझा था, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? रॉ मटेरियल्स है, शुगर केन में वो वैल्यू ऐड करके उसको चीनी में तब्दील कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत को सबसे उपयुक्त रूप से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी बेसिकली कैसा है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा इकोनॉमी जो है वह एक मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जहां निजी यानी प्राइवेट और सार्वजनिक यानी कि पब्लिक दोनों क्षेत्र हैं। देखिए, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, पारंपरिक अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे जो चीज़ें हैं वह एक परंपरा के रूप में फॉलो किया जाता है। वहाँ कोई सरकार नहीं होती, कोई डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस काम नहीं करते। जैसे ट्राइबल सेक्टर, ट्राइबल एरियाज़ को आप लोग देख लीजिए, वो बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ पे क्या है, वहाँ जो भी लाइफस्टाइल चल रही है, वहाँ अर्थव्यवस्था जो है एक परंपरा के अकॉर्डिंग चल रही है। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो भी ट्रेडिशनल इकोनॉमी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन असंगठित क्षेत्र में आता है? तो बैंक क्लर्क ये नहीं आता, रेलवे एम्प्लॉय ये संगठित क्षेत्र में आता है, स्ट्रीट वेंडर ये असंगठित क्षेत्र में आता है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पीएसयू ऑफिसर ये संगठित क्षेत्र में आता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑफिसर, सार्वजनिक उपक्रम अधिकारी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्टर इज करेंटली द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी, यानी कि भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टर्शियरी सेक्टर। अब इसका क्या फिगर है, कितना परसेंटेज ये कंट्रीब्यूट करता है, ये आप लोग बजट देख लीजिएगा। जैसे फेब में बजट आने वाला है, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, या फिर लास्ट ईयर का बजट आप लोग देखिएगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि टर्शियरी सेक्टर का इंडिया में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंटेज। बस परसेंटेज बता दीजिएगा, वैल्यू बताने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं है तो प्राइवेट ओनरशिप यह तो विशेषता है, लाभ उद्देश्य यह भी एक विशेषता है, केंद्रीय योजना यह नहीं है। यह किसकी विशेषता है, तो यह सोशलिस्ट इकोनॉमी की है। और मुक्त प्रतिस्पर्धा, फ्री कंपटीशन, तो यह विशेषता है। फ्री कंपटीशन कहने का मतलब कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है उसमें जो भी चाहे वो प्रोड्यूस कर सकता है, कि वह कंपटीशन मेंटेन करने के लिए। अगर एक ही कंपनी वह प्रोडक्ट बनाएगी पूरे देश में, तब तो वो मोनोपोली हो जाएगा। अगर एक पेन है सपोज करिए जो 5 रुपए में मिलता, वह उसका प्राइस 500 रुपये भी रख देगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई और बनाने वाला नहीं है। लेकिन फ्री कंपटीशन है, हर कोई उसको डेवलप कर सकता है, उनके पास रिसोर्सेज है, अगर कैपिटल है, पूंजी है, तो उसको बना सकता है। तब कोई भी कंपनी के बीच में कंपटीशन रहेगा कि 5 रुपए से ऊपर हम लोग नहीं इसको ऐड कर सकते। अगर 5 रुपए से ऊपर अगर हम लोग 7 रुपए में दे रहे हैं तो हमें कुछ एडिशनल फीचर देना होगा, तभी हम लोग मार्केट में सर्वाइव करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से अन्य दो क्षेत्रों को समर्थन देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्शियरी सेक्टर, यानी तृतीयक क्षेत्र। इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मिल्क प्रोडक्शन बाय अमूल बिलोंग्स टू, अमूल द्वारा दूध उत्पादन किस क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी सेक्टर में। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ लिखा गया है मिल्क प्रोडक्शन, अगर वहीं पे यहाँ चीज मैन्युफैक्चरिंग दे देता है या चीज प्रोसेसिंग, तब उसका आंसर हो जाता सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, वह होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेस को, जानवर से ही दूध हमें प्राप्त होता है। लेकिन पनीर तो डायरेक्ट हमें नहीं मिलता चीज, तो वो हम लोग क्या करते हैं, पहले नेचुरल रिसोर्सेज आया, दूध आया, फिर उसको हम लोग प्रोसेस करके पनीर में बदलते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखा करिए। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर, जिसमें हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे मनी एंड बैंकिंग। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।